जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र विषय से VVI सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए इस यूट्यूब चैनल में VVI ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों वाला और सेट अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सेट में दिए गए सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। और बोर्ड एग्जाम में भी 8 ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना होगा। और 6 प्रश्न का उत्तर आप लोग एक शब्द में, एक वाक्य में या फिर अधिकतम 50 शब्दों के आसपास में ही लिखेंगे। और दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को जो दिया जाएगा, जब सही जवाब देंगे तो 2-2 नंबर, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को 12 में से 12 नंबर मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 31वां का मतलब है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, और इसके बाद 31 से लेकर के 52 तक सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है, इसका परिभाषा लिखना है, जो आप समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, उसके बारे में। तो इसे हम लोग लिखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और इसका संबंध किसी उत्पादक या उपभोक्ता जैसी आर्थिक इकाई के समक्ष उत्पन्न दुर्लभता या फिर चयन की समस्याओं के विश्लेषण से होता है, जैसे कि व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत उपभोक्ता और एक फर्म या उद्योग किसी वस्तु विशेष की कीमत इत्यादि। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है या फिर इसके बारे में आप लोग जो जानते हैं, उसे हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। दोस्तों, सीमांत इकाई, सीमांत उपयोगिता, ये आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। तो सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य प्रायः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है, और एक दिए हुए समय में उपभोग की जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया, जिसमें पूछा गया था कि सीमांत उपयोगिता क्या है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया कि कुल उत्पाद क्या है। कुल उत्पाद क्या है? तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हुए एक परिवर्तनशील आगत की मात्रा में परिवर्तन से जो कुल निर्गत प्राप्त होता है, उसे कुल उत्पाद या फिर कहें शॉर्ट में TP अंग्रेजी में कहते हैं, और इसे परिवर्तनशील आगत के कुल भौतिक उत्पाद के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संतुलन बिंदु क्या है। संतुलन बिंदु किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा कि संतुलन बिंदु वह बिंदु है जहां मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, और इस बिंदु पर किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति की मात्रा एक दूसरे के बराबर होती है, और एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में यह बिंदु ही संतुलन कीमत को निर्धारित करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसमें पूछा गया था कि संतुलन बिंदु क्या है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय लेखांकन की परिभाषा लिखना है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा कि प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय आय एवं उससे संबंधित आंकड़ों अथवा सांख्यिकी का विवरण रखता है, और इन्हें राष्ट्रीय आय लेखा या राष्ट्रीय लेखा कहा जाता है। और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली वह विधि है जिसके द्वारा कुल घरेलू उत्पाद तथा अन्य आर्थिक समुच्चयों को मापा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जो पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन की परिभाषा दीजिए। तो इसी तरह से इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है।
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है, कुल बचत और कुल आय के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति या फिर कहें कि शॉर्ट में इंग्लिश में APS कहते हैं। और यह कुल आय का वह भाग या अनुपात है जो बचाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने संक्षेप में इसके उत्तर को भी देखा जो पूछा गया था, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि घाटे का बजट क्या है। आप लोग जानते ही होंगे जब नुकसान हो जाता है तो कहते हैं ये घाटे का बजट था। तो दोस्तों इसका हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर होगा कि जिस बजट में सरकार का अनुमानित व्यय उसकी प्रवृत्तियों से अधिक होता है उसे घाटे का बजट कहते हैं। और दूसरे शब्दों में एक घाटे के बजट में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा कि घाटे का बजट किसे कहा जाता है, यानी कि इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? घाटे का बजट कहते हैं। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि एक अधिकार की परिभाषा दीजिए। एक अधिकार से क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि एक अधिकार एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के ठीक विपरीत की स्थिति होता है और एक बाजार संरचना जिसमें केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है एकाधिकार कहलाता है। और एक अधिकारी का किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी कि बाजार में जब एक ही फर्म का एकाधिकार होता है हर चीज के मामले में, वितरण या फिर अन्य तरह का, तो उसको एक अधिकार कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसके दोस्तों आगे आपका दिया गया खंड ख यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर आप लोगों को लगभग कहा जाए तो 150 शब्दों के आसपास में ही देना है, उससे ज्यादा में नहीं देना है। और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 8 में से 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना और 6 प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 18 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को मिलेगा। इसका दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वो बहुत ही VVI प्रश्न है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है यहाँ पर एक वक्र को बनाते हुए, और इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को दर्शाती है जो कि उपलब्ध साधनों एवं उत्पादन की तकनीक के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये जो है उत्पादन संभावना वक्र है जो यहाँ पर बनाया गया है, जिस आप लोग यहाँ जूम करके देखिए ये आपका दिया गया है जो वक्र बनाया गया उत्पादन संभावना वक्र। और इसके बारे में जो लिखना है हम लोगों को जो इस वक्र में दिया गया है, तो इसमें लिखना है कि उत्पादन संभावना वक्र से यह प्रतीत होता है कि OFA से घिरे हिस्से के अंदर वाले बिंदु के साधनों के अपूर्ण उपयोग अथवा या कुशल उपयोग को प्रदर्शित करता है और भीतरी स्थान से AF वक्र के किसी बिंदु पर खिसका उपलब्ध साधनों का संपूर्ण उपयोग दर्शाता है। और यह वक्र एक सीमा रेखा है जिसको उपलब्ध साधन पार नहीं कर सकते, और यदि समाज विकास के कारण साधनों में वृद्धि करने में सफल होगा तभी कोई नया वक्र बनेगा। और वक्र का दाईं ओर प्रतिस्थापन नया वक्र साधनों का विकास दर्शाता है। इसीलिए यह आर्थिक समस्याओं का प्रथम प्रयास स्पष्ट करता है जैसे क्या उत्पादन किया जाए। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिखेंगे उत्पादन संभावना वक्र का इस तरह से चित्र बनाते हुए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि सामान्य वस्तुओं और घटिया वस्तुओं में क्या अंतर है। सामान्य वस्तुओं और घटिया वस्तुओं में क्या अंतर है, तो आप लोग यहाँ पर नाम से ही समझ गए होंगे कि सामान्य वस्तु किसे कहते हैं और घटिया वस्तु किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि सामान्य वस्तुओं और घटिया वस्तुओं में अंतर। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सामान्य वस्तु के बारे में।
और इसमें लिखना है कि समान वस्तुओं में आय मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ होता है, और श्रेष्ठ वस्तुओं का धनात्मक ढाल वाला आय मांग वक्र यह बताता है कि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में भी वृद्धि करती है तथा इसके विपरीत आय की प्रत्येक कमी सामान्य दशाओं में मांग में भी कमी उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हम लोग सामान्य वस्तु के विशेषता को लिखेंगे। और इसके बाद आगे जो लिखना है घटिया वस्तु के बारे में, और इसमें लिखना है कि घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें उपभोक्ता नीच दृष्टि से देखते हैं और आय स्तर से पर्याप्त न होने पर उपभोग करता है, जैसे कि मोटा अनाज, वनस्पति घी, मोटा कपड़ा आदि। और ऐसी दशा में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे उपभोक्ता इन घटिया वस्तुओं का उपभोग घटाकर श्रेष्ठ वस्तुओं की उपभोग में वृद्धि करने लगता है, अर्थात घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस 40वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि एक 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय एवं उत्पादन के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। तो दोस्तों इसका जो चक्रीय प्रवाह है चित्र बनाते हुए समझाना है हम लोगों को, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा 3 नंबर मिल जाए इस लघु उत्तरीय प्रश्न से। और इसको जो हम लोग लिखेंगे कि प्राचीन काल में प्रत्येक अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था ही होती थी और उस समय कोई भी देश आयात निर्यात नहीं करता था, क्योंकि प्रत्येक देश में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। और इस प्रकार की प्रणाली में 3 क्षेत्रों पर परिवार, व्यवसायिक क्षेत्र तथा सरकार के बीच ही आय का प्रवाह होता था। और उस समय विदेशों का देश की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। और 3 क्षेत्रों में आय के चक्रीय प्रवाह को निम्नलिखित चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, जो आप लोग यहाँ पर देखिए चित्र में दर्शाया गया है। जूम करके हम लोग देखें तो यहाँ पर दिया गया है सरकार से लेकर के पूरे उपभोक्ता तक, यानी कि कर बचत, ऋण बचत, निवेश सब कुछ दिया हुआ है। इसका दोस्तों आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को देख लिए, जिसमें आपका प्रश्न जो पूछा गया था कि एक 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय एवं उत्पादन के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। इसके बाद आपका जो अगला लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित करें और इसका मान 0 से अधिक किंतु 1 से कम क्यों होता है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला के साथ जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हम लोगों को लिखना है। और इसको जो लिखना है कि आय में वृद्धि का वह भाग जिससे उपभोग पर व्यय किया जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। और दूसरे शब्दों में सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कुल उपभोग में परिवर्तन और कुल आय में परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करती है। और इसे जो है सूत्र में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका दोस्तों इसी में आगे जो हम लोगों को लिखना है कि उदाहरण के लिए यदि कुल आय में वृद्धि 10 करोड़ रुपये है तथा उपभोग में वृद्धि 7 करोड़ रुपये है, तो MPC बराबर 1/10 बराबर 0.7 होगा, समझ रहे हैं इसका सॉल्यूशन। और MPC का मूल्य हमेशा धनात्मक तथा इकाई 1 से कम होता है, अर्थात आय में होने वाली संपूर्ण वृद्धि उपभोग पर खर्च नहीं की जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है बहुत ही VBI है, जिसमें पूछा गया कि केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है, कथन को स्पष्ट करें। केंद्रीय बैंक का मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है। तो इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों की प्रमाणित प्रतिभूतियों पर पुनः बटे की सुविधा प्रदान करके इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को निम्न 2 प्रकार के ऋण देकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और इसका जो अर्थ है कि केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को निम्न 2 प्रकार के ऋण देकर वित्तीय संकटों से बचाता है, समझ रहे हैं। और इसमें जो हम लोग लिखेंगे A में कि व्यावसायिक बैंकों की प्रमाणित प्रतिभूतियों तथा विनिमय पत्रों को पुनः बटा लगाकर, और दूसरा में उनको प्रतिभूतियों के प्रति ऋण देकर।
तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो 43वां प्रश्न आपका पूछा गया था कि केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है, कथन को स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर हम लोगों को इस ढंग से लिखना है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के 3 स्रोत बताइए। विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के 3 स्रोत क्या क्या हैं? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि एक देश निम्नलिखित कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा की मांग करता है। किन किन कार्यों के लिए करता है? तो सबसे पहला है कि आयात का भुगतान करने के लिए दृश्य एवं अदृश्य सभी मदें शामिल की जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में विदेशी अल्पकालीन ऋणों का भुगतान करने के लिए, और तीसरा में विदेशी दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान करने के लिए एक लेखा वर्ष की अवधि में एक देश को समस्त लेनदारियों के बदले जितनी मुद्रा प्राप्त होती है उसे विदेशी मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसी में जो लिखना है कि एक देश निम्नलिखित कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति करता है, और पहला में लिखना है कि निर्यात में दृश्य एवं अदृश्य सभी मदें शामिल की जाती है, और दूसरा में विदेशों द्वारा देश में निवेश के लिए। ठीक है। और अंतिम पॉइंट है कि विदेशों से प्राप्त भुगतान। तो इस तरह से हम लोगों ने इस 44वें प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें आपका पूछा गया था कि विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के 3 स्रोत बताइए। तो ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि साधन के घटते प्रतिफल के नियम को समझाइए। साधन के घटते प्रतिफल के नियम को समझाना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि जिस पैमाने में उत्पादन के साधन बढ़ाया जाता है यदि उससे कम अनुपात में उत्पादन बढ़े तो उसे पैमाने का ह्रासमान या घटते हुए प्रतिफल की संज्ञा दी जाती है। जैसे यदि साधन को 10% बढ़ाया जाता है तथा उत्पादन जब 7% से बढ़ता है तो ऐसी स्थिति को पैमाने के घटते प्रतिफल की संज्ञा दी जाती है। और जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है लेकिन उत्पादन में कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन की प्रक्रिया में घटता हुआ प्रतिफल लागू होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा जो आपका पूछा गया है कि साधन के घटते प्रतिफल के नियम को समझाइए। तो यही इसका नियम है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर पूरे उदाहरण के साथ देख लिए। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा एक अधिकार में अंतर बताइए। दोनों में क्या अंतर है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार में? तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार दोनों बाजार की 2 चरम सीमाएं हैं। बाजार की 2 चरम सीमाएं हैं जो वास्तविक जीवन में बहुत कम देखने को मिलती है, और इन दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से अंतर हैं? तो पहला अंतर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी वस्तु के विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत उस वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। समझ रहे हैं? इसका दोस्तों जो दूसरा अंतर है वह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धा पूर्ण होती है, जबकि एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतियोगिता शून्य होती है। इस प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक सिरे की स्थिति है तथा एकाधिकार दूसरे सिरे की स्थिति है। इसका दोस्तों अगला जो लिखेंगे तीसरे पॉइंट में कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवस्था में किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध रहती है, लेकिन एकाधिकारी की वस्तु का स्थानापन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न का जो 3 पॉइंट था उसको देखा। इसका दोस्तों चौथा जो अंतर हम लोगों को लिखना है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी उपभोग में उत्पादकों को प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, लेकिन एकाधिकार की स्थिति में नए उत्पादकों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण प्रतिबंध होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, जिसमें आपका जो पूछा गया था, हम लोग जो देख रहे थे कि आपका जो प्रश्न था कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार में क्या अंतर है, तो इसमें लोगों ने 3 अंतर को यहाँ पर देखा। ठीक है,
इसका दोस्तों हम लोग जब अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर लेते हैं, इसके बाद आपका नंबर आता है खंड ग का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। बोर्ड एग्जाम में भी 6 रहेगा, लेकिन आप लोगों को केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है और चारों प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों के आसपास में लिखना है, उससे ज्यादा में नहीं। और प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर आप लोगों को जो है 5-5 नंबर मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर 20 नंबर आपका मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि मांग की लोच के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और यहाँ पर जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है इसमें से कुछ न कुछ बोर्ड एग्जाम में आपका जरूर आएगा। समझ रहे हैं, 6 जो बोल रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं, 6 में से कुछ न कुछ जरूर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि मांग की लोच के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, तो इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे, मांग के लोच के कौन कौन से प्रकार हैं, तो सभी वस्तुओं की मांग की लोच एक समान नहीं होती है और कुछ वस्तुओं की मांग की कीमत लोच अधिक होती है और कुछ वस्तुओं की कम। मांग की लोच अथवा मांग की कीमत लोच के निम्नलिखित 5 प्रकार हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? अब मांग की लोच के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपका पहला है पूर्णतया लोचदार मांग। समझ रहे हैं। और पूर्णतः लोचदार मांग के बारे में जो लिखना है कि जिन वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने अथवा बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी उनकी मांग में असीम या अनंत परिवर्तन हो जाता है, उन वस्तुओं की मांग पूर्णतया लोचदार कही जाती है। ठीक है। इसका दूसरा में जो लिखना है कि सापेक्षिक लोचदार मांग, और इसमें लिखेंगे कि जब कीमत परिवर्तन के अनुपात में किसी वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होता है तब इस प्रकार की मांग सापेक्षिक लोचदार मांग कही जाती है। ठीक है। इसका तीसरा जो प्रकार है सम लोचदार मांग। सम लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है, तो उस वस्तु की मांग को सम लोचदार मांग कहते हैं, दोनों बराबर। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 प्रकार को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला पॉइंट दिया गया सापेक्षिक बेलोचदार मांग। ठीक है। और इसमें हम लोगों को लिखना है कि जब कीमत परिवर्तन की अपेक्षा मांग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात कम होता है तब इस प्रकार की मांग को सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहते हैं। ठीक है। इसको 5वां पॉइंट में लिखेंगे कि पूर्णतया बेलोचदार मांग, ये अंतिम आपका प्रकार है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहा जाता है, जैसे माचिस है, नमक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था पहला, वो हम लोगों ने देखा। इसका बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा एक अधिकार में अंतर बताइए। दोनों में क्या अंतर है? ऊपर में भी हम लोगों ने देखा है, वो संक्षेप में था, और यहाँ पर हम लोग दीर्घ उत्तरीय में भी देख रहे हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत वीवीआई है, इसीलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया है इस सेट में। समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार दोनों बाजार की 2 चरम सीमाएं हैं जो वास्तविक जीवन में बहुत कम देखने को मिलती है। इन दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? तो पहला में लिखना कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी वस्तु के विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन एक अधिकार के अंतर्गत उस वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। तो इस तरह से पहला अंतर हम लोगों ने देखा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार में क्या अंतर है। इसका दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धा पूर्ण होती है, जबकि एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतियोगिता शून्य होती है। और इस प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक सिरे की स्थिति है तथा एक अधिकार दूसरे सिरे की स्थिति है। ठीक है। इसका दोस्तों तीसरा में जो अंतर है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवस्था में किसी वस्तु के स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध रहती है, लेकिन एकाधिकारी की वस्तु का स्थानापन्न नहीं होता है। ठीक है।
इसका चौथा अंतर है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी उपयोग में उत्पादकों को प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, लेकिन एकाधिकार की स्थिति में नए उत्पादकों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण प्रतिबंध होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 अंतर को देख लिया है। इसका दोस्तों आपका जो 5वां अंतर है वह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बाजार में कोई भी विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन एक अधिकारी को वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है और इसके फलस्वरूप वह कीमत को प्रभावित कर सकता है और क्रेताओं से अधिक कीमत वसूल कर सकता है। ठीक है। इसका दोस्तों अगला जो आपका दिया गया है जो अंतर कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उत्पादन के साधन अथवा कारक एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में या एक उपयोग से दूसरे उपयोग में जाने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और इनकी गतिशीलता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है, लेकिन एक अधिकार के अंतर्गत इनकी गतिशीलता समाप्त हो जाती है। राइट। इसका दोस्तों आपका जो इसमें 7वां अंतर है वह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में संपूर्ण बाजार में किसी वस्तु की एक कीमत होती है, लेकिन एक अधिकारी बाजार में विभिन्न भागों में मूल्य विभेद कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 पॉइंट देखा। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम पॉइंट है ये आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए इसका उत्तर जो है इतना लंबा होना चाहिए। तो दोस्तों ये 8वां जो अंतर आपका दिया गया कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत सीमांत लागत के बराबर निश्चित होती है, किंतु एक अधिकारी कीमत सीमांत लागत से अधिक रहती है। और अंत में लिखना है कि उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकार दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। लीक अंतर है। एकाधिकार की अवस्था पूर्ण प्रतियोगिता के बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद आपका जो 49वां प्रश्न दिया गया कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे और इसका जो उत्तर लिखना है कि वह बाजार जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा सभी विक्रेताओं द्वारा समान वस्तुओं का विक्रय किया जाता है उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इसका दोस्तों आगे हम लोगों को लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं या पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें हैं। कौन कौन सी हैं, तो इसमें पॉइंट वाइज जो हम लोग लिखेंगे तो पहला पॉइंट लिखना है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या, और इसमें लिखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, फलतः व्यक्तिगत रूप से कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता इस स्थिति में नहीं होता कि वह वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सके, और इसी प्रकार के बाजार में सभी फर्म भी मूल्य स्वीकार होता है, मूल्य निर्धारण होता है। ठीक है। मूल्य निर्धारण नहीं है ना, यहाँ पर दिया गया है कि सभी फर्म भी मूल्य स्वीकार होता है, मूल्य निर्धारण नहीं। ठीक है। इसका दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है आपका वह है कि इसमें सभी विशेषताओं सभी विक्रेताओं की वस्तुएं समरूप यानी एक समान रूप रंग एवं आकार की होती है, यहाँ तक कि उनके नाम गुण रंग पैकिंग आदि में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो ये आपका दूसरा विशेषता है। ठीक है। इसका दोस्तों तीसरी जो विशेषता है कि प्रवेश एवं निष्कासन की स्वतंत्रता। इस बाजार में कोई भी नई फर्म उपयोग में प्रवेश कर सकती है और कोई भी पुरानी फर्म उपयोग से बाहर जा सकती है। इसका दोस्तों चौथा जो विशेषता है वह है कि बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए प्रत्येक विक्रेता मांग के अनुसार ही अपनी वस्तु की पूर्ति को नियमित करता है। ठीक है। इसका दोस्तों पांचवां जो विशेषता लिखेंगे यह हस्तक्षेप नीति, और इसमें दिया गया है कि क्रेताओं और विक्रेताओं पर वस्तु के क्रय तथा विक्रय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात बाजार में यह हस्तक्षेप नीति अपनाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये आप लोगों का पांचवा पॉइंट था। इसका छठा पॉइंट में लिखेंगे विक्रय लागत की अनुपस्थिति। ठीक है। और इसमें लिखना है कि इस बाजार में यातायात लागत तथा अन्य प्रकार की लागत जैसे विज्ञापन व्यय आदि विक्रय लागतों का अभाव होता है। ठीक है।
इसका अंतिम पॉइंट लिखना है समान कीमत। संपूर्ण बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है और इसी कारण फर्म की औसत आय यानी कि AR, सीमांत आय यानी कि AMR दोनों कीमत समान होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, वह है कि व्यावसायिक बैंक से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन करें। यहाँ जो पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन करें। तो इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे व्यावसायिक बैंक के अर्थ, इसका अर्थ क्या है। यहाँ जो पूछा गया था ना व्यावसायिक बैंक से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे जो हम समझ रहे हैं। और इसमें लिखना है कि व्यावसायिक बैंक वे बैंक होते हैं जो जनता, व्यवसायियों और सरकार को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ऋण देना और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना होता है। और ये बैंक देश की आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं क्योंकि ये पूंजी का प्रवाह बनाए रखते हैं और आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। तो इस तरह से व्यावसायिक बैंक का जो अर्थ है उसे लिखना है। ठीक है। इसका दोस्तों व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या हैं, तो इसका जो कार्य है एक एक करके पॉइंट वाइज लिखेंगे, जिसमें लिखना है व्यावसायिक बैंक के कार्य। और पहला पॉइंट लिखेंगे जमा स्वीकार करना। और व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार के खातों जैसे कि बचत खाता, चालू खाता तो और सावधि जमा खाते के माध्यम से ग्राहकों से धन जमा करते हैं। इसका दूसरा जो है ऋण प्रदान करना। ये बैंक व्यक्तियों, व्यापारिक संगठनों और सरकार को ऋण प्रदान करते हैं और ऋण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि व्यक्तिगत ऋण है, व्यापार ऋण है, आवास ऋण है, समझ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं पर्सनल लोन। इसके बाद प्रोफेशनल लोन है, इसके बाद होम लोन है। तो इस तरह से ऋण प्रदान किया जाता है। इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखना है ऋण सृजन। और इसमें लिखेंगे कि जब बैंक जमा की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में जारी करते हैं तो वे नए धन की सृजन प्रक्रिया में योगदान देते हैं जिससे बाजार में तरलता बनी रहती है। तो ये तीसरा काम था व्यावसायिक बैंक का। इसका दोस्तों चौथा जो लिखना है कार्य वह है विनिमय सेवाएं। बैंक ग्राहकों को चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे व्यापारिक लेन देन सुगम होता है। तो ये जो है व्यावसायिक बैंक का काम था, चौथा काम। इसका दोस्तों जो पांचवा काम है वो है विनिमय दर और विदेशी मुद्रा विनिमय। और इसमें लिखेंगे कि व्यावसायिक बैंक विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं और आयात निर्यात करने वाले व्यापारियों को विदेशी मुद्रा संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका 6 पॉइंट में निवेश सेवाएं। और इसमें लिखेंगे कि ये बैंक अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार निवेश और अन्य वित्तीय योजनाओं में निवेश की सुविधाएं देते हैं। इसका 7वां पॉइंट है सुरक्षा और लॉकर सुविधा, जिसमें लिखेंगे कि बैंक ग्राहकों को उनकी मूल्यवान वस्तुओं और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉइंट वाइज देख लिया। इसके बाद निष्कर्ष में लिखना है कि व्यावसायिक बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ पूंजी निर्माण और विकास प्रक्रिया को गति देते हैं। और दोस्तों जो व्यावसायिक बैंक है उसका आप लोग कुछ उदाहरण कमेंट में बता सकते हैं, कौन कौन से व्यावसायिक बैंक हैं, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक या फिर और भी बहुत सारे हैं। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। बजट कितने प्रकार के होते हैं और उनके गुण और दोष कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बजट के प्रकार और उनके जो गुण दोष हैं उसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बजट का अर्थ। बजट का क्या अर्थ है, तो बजट एक अनुमानित वित्तीय योजना है जिसमें सरकार या किसी संस्था की आय और व्यय का विवरण होता है। बजट का उद्देश्य संसाधनों का सही उपयोग करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है। ठीक है, अर्थ लिख दिए। इसके बाद बजट का जो प्रकार है वो लिखेंगे। बजट के प्रकार, पहला प्रकार है संतुलित बजट। जब किसी सरकार के अनुमानित आय और व्यय समान होते हैं तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है, न घाटा न नुकसान। इसके बाद इसका जो गुण है आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है
और महंगाई को नियंत्रित करता है। और इसमें दोष ये है कि आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। मंदी के समय सरकारी व्यय सीमित होने से रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रकार को देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला है असंतुलित बजट, और इसमें लिखेंगे कि जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक या कम होता है तो उसे असंतुलित बजट कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो इसमें पहला जो आपका है वह है राजस्व अधिशेष बजट। जब सरकार की आय व्यय से अधिक होती है तो राजस्व अधिशेष बजट कहते हैं। दूसरा में राजस्व घाटा बजट, जब सरकार या व्यय आय से अधिक होता है और इसका जो गुण है सरकार को अधिक व्यय करने और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की सुविधा देता है। और दोष यह है कि घाटा बजट महंगाई और ऋण बोझ को बढ़ा सकता है। अधिशेष बजट से विकास परियोजनाएं प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है पूंजीगत बजट, और इसमें सरकार की दीर्घकालिक परिसंपत्तियों जैसे कि बुनियादी ढांचे, सड़क, बांध, पुल आदि पर खर्च का विवरण होता है। और इसका गुण है कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। और इसका जो दोष है अधिक व्यय के कारण सरकारी ऋण बढ़ सकता है। ठीक है, इसका दोस्तों जो चौथा प्रकार है बजट का वह है राजस्व बजट। राजस्व बजट क्या है? राजस्व बजट। और इसमें सरकार की नियमित आय और व्यय का विवरण होता है जैसे कि कर संग्रह और वेतन भुगतान। और इसका जो गुण है यह सरकार के दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। और दोष यह है कि यदि कर अधिक हो तो नागरिकों पर बोझ बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो बजट का 4 प्रकार है उसे देखा और उसका गुण और दोष को भी देखा। और दोस्तों अंत में निष्कर्ष में लिखना है कि बजट का प्रकार अर्थव्यवस्था की स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। संतुलित बजट वित्तीय स्थिरता देता है जबकि असंतुलित बजट विकास को गति देता है। और पूंजीगत बजट दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करता है और राजस्व बजट सरकार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्र छात्राओं का जो बोर्ड एग्जाम है तो उसका जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो VVI सब्जेक्टिव प्रश्न थे यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उसके उत्तर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले भी मैंने आप लोगों के लिए VVI सब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी 2-3 सेट अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इन सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इन सारे वीडियो से बहुत सारे प्रश्न भिड़ेंगे, इसीलिए आप लोग जो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।